इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ, इन तीनों टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। लेकिन इस लेक्चर को देखने से पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आनी चाहिए एंड लेंज लॉ की हेल्प से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, उसमें क्या पॉइंट होते हैं, वो पता होना चाहिए। ये मैंने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 में समझाया है। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, पासेस नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो एक सर्कुलर लूप बना लें, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप बनाया मैंने। ये थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप बनाया है, ऐसे, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप है। तो देखो ये सर्कुलर लूप ऐसे है, ऐसे नहीं बनाया मैंने, ऐसे रखा है। तो ये इसका सरफेस हो गया, ऐसे प्लेन बोल सकते हो आप इसको। भाई हॉरिजॉन्टल रिंग बनाई है ऐसे, तो ये सर्कुलर लूप बनाया है, हॉरिजॉन्टल रिंग ऐसे, तो इसका यही तो प्लेन हो गया ऐसे, ये इसका प्लेन हो गया। तो जरा ध्यान देना कि मैं जो रिंग बनाई है, ये जो रिंग बनाया है मैंने, ये लूप बनाया है सर्कुलर लूप, इसका ये क्या है, ये इसका प्लेन है, ये वाला। तो ध्यान रखना, ये इसका प्लेन है। प्लेन किस तरह से समझ में आया, कॉन्सेंट्रेट रखना इस वाली बात पर, ठीक है। अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पासेस नॉर्मली, कैसे पास हो रहा है, नॉर्मली पास हो रहा है, इन सेंटर से पास हो रहा है। तो नॉर्मली पास करते हैं सरफेस के या प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे इसमें करंट फ्लो कर रही है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर देखो ऐसे पास हो रहा है, ऐसे। देखो ये यहां से कटा हुआ बनाना आ रहा है, इसका मतलब समझते कटा हुआ नहीं है, पूरा एक ही वायर है। लेकिन जब ऐसे बनाते हैं ना, तो इस रिंग के इस वाले पोर्शन से इस वायर का कुछ हिस्सा ढक जाता है। तो हमें केवल ऊपर वाला पोर्शन दिखता है वायर की, वायर का ये वाला हिस्सा दिखाई देता है और ये वाला हिस्सा दिखाई देता है, बीच में से कट दिखाई नहीं देता। देखो ऐसे ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा, क्लियर है। तो इस तरह से ये करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है, ठीक है। अब कह रहा है आपसे कि अगर इस करंट को हम क्या कर दें, वायर में जो करंट है उसको इंक्रीज कर दें, ये इंक्रीज करने की कह रहा है। तो फिर पूछ रहा है कि विल देयर बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। तो क्या इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। तो देखो इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं मैग्नेटिक फ्लक्स आपको याद दिला देता हूं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा सा ध्यान से सुने इसको बेटा। पहले एक पॉइंट बताता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले क्वेश्चन तो समझ लिया आपने, है ना। तो थोड़ा सा मैं एक पॉइंट याद दिलाता हूं पहले, इसी जो इससे रिलेटेड है ना, इस क्वेश्चन से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो या तो मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको फॉर्मूला याद है। तो फॉर्मूला था मैग्नेटिक फ्लक्स का, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ऐसे, है ना। ये फॉर्मूला था मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसमें थीटा का नेम याद होगा आपको। थीटा का नेम होता है एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर नहीं, डायरेक्शन ऑफ बी एंड एरिया नहीं, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, है ना। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर के बिटवीन एंगल होता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा। इसी पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इस डायग्राम को बनाते हैं कि ये हमने एक सर्कुलर लूप बना लिया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताओ, एरिया कैसी क्वांटिटी है यहां पे। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन दिखाते हैं हम, वो प्लेन के या सरफेस या प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखाते हैं हमेशा। तो ये सर्कुलर लूप का ये क्या हो गया, प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे बनाया हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ एरिया हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे बना दिया, ये क्या हो गया इसका, प्लेन। ऐसे मान लेते हैं प्लेन एक सरफेस हो गया, ऐसे पूरा एक प्लेन सरफेस होगा, ऐसे एक लाइन से दिखा दिया, लेकिन एक प्लेन सरफेस होगा ऐसे, ठीक है। तो ये प्लेन हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे बना दिया। यहां पे थीटा का नेम क्या है, बी और डायरेक्शन ऑफ एरिया के बीच एंगल। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया और बी के बिटवीन एंगल, ये वाला थीटा हो गया। तो इस लूप, इस डायग्राम के लिए मैंने देखो इस फॉर्मूले के लिए डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना पीछे।
अब इसमें ये केस पढ़ रहे हैं हम जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अगर इफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है प्लेन ऑफ कॉइल के, प्लेन ऑफ द कॉइल, है ना, इसे लूप कह सकते हो, प्लेन ऑफ द लूप या कॉइल, सर्कुलर लूप, ऐसे सर्कुलर लूप है ना ये, तो प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप के पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना फ्लक्स होगा, फाई कितना होगा। तो देखो पहले डायग्राम बनाओ इसका कि अगर बी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल होता है तो इसका डायग्राम बना सकते हैं हम। तो इसका डायग्राम बनाए तो देखो पहले तो एक क्या मान है, सर्कुलर लूप, ऐसे, ये इसका क्या हो गया, ये इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस का ये प्लेन हो गया, तो ये तो प्लेन हो गया ऐसे, है ना। एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के या प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। अब बी क्या कह रहा है, बी पैरेलल है प्लेन के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं बेटा, इसमें ऐसे, क्योंकि तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल होंगी। दैट मींस जैसे ये सर्कुलर लूप थी, ये इसका प्लेन था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ये प्लेन के पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे बनाएंगे तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि बी किसके पैरेलल हो, प्लेन के, है ना, दैट मींस ऐसे हो। अगर बी प्लेन के पैरेलल है तो मैंने बना दिया। हमें एंगल किसके बीच में चाहिए होता है, थीटा पे ध्यान दो, बी की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल चाहिए होता है। तो बी अगर प्लेन के पैरेलल है तो बी के और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री, है ना भाई। हमें एंगल किसके बिटवीन चाहिए, बी और डायरेक्शन ऑफ एरिया के। तो बी अगर प्लेन के पैरेलल है तो बी की डायरेक्शन में बना दी, प्लेन के पैरेलल बनाया मैंने, देखो, है ना। और एरिया की डायरेक्शन ऐसे है, प्लेन के परपेंडिकुलर। एरिया की डायरेक्शन तो हमेशा सरफेस या प्लेन के कैसे होती है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। तो बी और एरिया के बिटवीन, बी और डायरेक्शन ऑफ एरिया के बिटवीन कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो फ्लक्स देखें तो फाई बराबर बी ए cos 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी, 0। तो फ्लक्स कितना, 0। तो जानते हो इसका मतलब है इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा। अगर आप इस बी को इंक्रीज भी करो ना, मान लो ये बी क्या कर रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ना, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज करें तो इससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई अगर इसको तुम इंक्रीज करो और इस जगह पर cos 90 की वैल्यू 0 रखो, अगर तुम इस बी की वैल्यू तो बढ़ाओ और इस यहां पे कितना रखो, इसकी वैल्यू 0, तो तुम बी की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दो, 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लक्स तो 0 ही रहेगा ना। ये वाली बात समझ में आई। तो अगर किसी भी कॉइल के या किसी भी लूप के प्लेन की अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो उस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहता है, 0। दैट मींस उस लूप के सरफेस से टच करती हुई निकल गई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये टच करती हुई, इसका सरफेस है ऐसे प्लेन, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल गई, ऐसे निकल जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये लूप है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल जाए, तो प्लेन के पैरेलल निकल गए टच करते हुए। तो ये इससे चीरती हुई नहीं गई इसके एरिया को, ये प्लेन के पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, और प्लेन के पैरेलल अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल होगा तो फ्लक्स कितना होगा, उससे लिंक करने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि बी और डायरेक्शन ऑफ एरिया के बिटवीन एंगल कितना आ जाएगा इस वाले केस में, 90 डिग्री, और फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। पहले ये वाला कंसेप्ट समझ लो। ये जब मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया है तो इस वाले पॉइंट को मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, इस वाले क्वेश्चन में इसका यूज है बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स कब लिंक करेगा, जैसे अगर मैं ये कहता बी परपेंडिकुलर टू प्लेन, अगर मैं ये लाइन कहता प्लेन ऑफ द लूप, सर्कुलर लूप, ऐसे, तो देखो डायग्राम बना लो आप, इसको रटिए मत, ये दे दो, ये ऐसे सर्कुलर लूप बना लिया, ये इसका प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका सरफेस ऐसे, ये रिंग ऐसे है, तो इसका प्लेन सरफेस ये, तो ये प्लेन हो गया, प्लेन ऑफ द लूप। एरिया की डायरेक्शन हमेशा प्लेन ऑफ लूप के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, प्लेन ऑफ द लूप के कैसा है, सर्कुलर लूप के कैसा है, परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन तो ये ना, तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ये ना, और मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे बनाया तो हमें किसके बीच में एंगल चाहिए होता है इस फॉर्मूले में, बी और एरिया की डायरेक्शन के बिटवीन कितना एंगल है, 0 डिग्री। परपेंडिकुलर को देख के मत समझना कि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना। हाँ ये तो पक्का है कि अगर हम एंगल किसके बिटवीन देखें, इस वाले केस में अगर हम एंगल देखें बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड तो 90 डिग्री है।
प्लेन ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, इसके बीच में कितना है 90 डिग्री। तो बी और प्लेन कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। लेकिन हमें बी और प्लेन के बिटवीन एंगल थोड़ी चाहिए होता है इस फॉर्मूले के अंदर। इस फॉर्मूले के अंदर तो हमें एंगल किसके बिटवीन चाहिए होता है, बी और एरिया की डसन के बिटवीन एंगल चाहिए होता है। तो बी और एरिया की डसन के बिटवीन एंगल कितना है हमारा 0 डिग्री, और 0 डिग्री है इस वाले केस में, तो फ्लक्स कितना होगा फाई बराबर बी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू प्लस के एम, तो बी तो मैक्सिमम फ्लक्स है ये बी ए। समझ में आया। तो देखो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो इसके सरफेस से क्रॉस करते हुए जा रही हैं ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो क्रॉस करके जा रही हैं, अंदर से चीरती हुई जा रही हैं ऐसे, अंदर से एरिया को चीरती हुई जा रही। एरिया तो यही है बेटा, ये एरिया की डायरेक्शन है, एरिया तो ये है, तो एरिया को चीरते हुए जाए, है ना, सरफेस के टच करते हुए ना जाए। अगर सरफेस को टच करते हुए मैग्नेटिक फील्ड जाएगा दैट मींस प्लेन के पैरेलल होगा, तो फ्लक्स कितना लिंक करेगा उस लूप से, 0 लिंक करेगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन तो डायग्राम समझ में आया था। आपसे कह रहा अगर आई इंक्रीज कर दें तो इस लूप में सर्कुलर लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। विल देयर बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। तो ये तो ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, तो इसके लिए हमें फैराडे का फर्स्ट लॉ मालूम होना चाहिए। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी लूप से लिंक करने वाला, क्या लिंक करने की बात कर रहे हैं, किसी भी लूप से लिंक करने वाला या पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक पर ध्यान देना, किसी भी लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। केवल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज भी हो, लेकिन वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स किससे पास हो, किससे लिंक करे, जिसमें आप इंड्यूस करंट डेवलप कर रहे हो या इंड्यूस प्रोड्यूस कर रहे हो उससे लिंक भी करना चाहिए, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी भी कॉइल से या किसी भी लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है ना। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अगर सर्किट क्लोज हो तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाती है, यही तो फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं कि अगर इसमें हम करंट इंक्रीज करें तो इस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है या नहीं। पहले तो ये देखें कि इस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक भी कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर देखेंगे कि वो चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले लिंक कर रहा है कि नहीं तो वो देख लेते हैं। तो ये तो ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऐसे है, देखो अब जरा ध्यान देना, यहां पे ये क्या एक सर्कुलर लूप है ऐसे, जैसे ये सर्कुलर लूप है ऐसे, है ना। ये छोटा है, मैं बड़ा बना देता हूं। इमेजिन करो कि ये एक सर्कुलर लूप और ये सर्कुलर लूप का ये क्या प्लेन, ये प्लेन है ना सर्कुलर लूप का, और उसके सेंटर से ये मैग्नेटिक एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर पास हो रहा है। तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस जगह पर एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें। तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालें, राइट हैंड पाम रूल का यूज करके। तो थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आई, ऐसे, दैट मींस ऐसे। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इसके प्लेन के कैसी है, पैरेलल। देखो ये प्लेन है, प्लेन तो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन था ना, तो ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है। भाई राइट हैंड पाम लगाते हैं, करंट डायरेक्शन नहीं हो गई, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, पाम के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है। तो प्लेन तो ऐसे था ना हॉरिजॉन्टल, तो प्लेन के ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है। देखो ये परपेंडिकुलर होता है प्लेन के और ये पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्लेन के कैसा आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। तो एक बार तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा इस जगह पर, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी पी पॉइंट पर, वो डेवलप होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इतना 2I/R। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर लूप के प्लेन के कैसा है, पैरेलल है। ये ध्यान रखना, सर्कुलर लूप के प्लेन के पैरेलल। ये 3D फिगर हो गया तो ऐसे बनाना पड़ेगा भी, है ना, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं समझना है इसको,
ये प्लेन ऐसे है, ऐसे, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ लूप, प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो ये तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है तो अभी बताया इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 0, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लिंक ही नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, प्लेन के पैरेलल है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, तो उसे लिंक ही नहीं कर रहा, और लिंक नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा समझ में आ रहा है, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन ऐसे रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है, एरिया प्लेन की परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है, तो एंगल कितना रहेगा भाई 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना रहेगा BA cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, तो BA इंटू 0, तो फ्लक्स कितना लिंक करेगा उससे, लिंक ही नहीं कर रहा लूप से। अगर तुम करंट इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज कर रहे हो भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चे सोचते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ना तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, तो सर फ्लक्स में चेंज आ रहा है इसीलिए इंड्यूस EMF हो जाएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो फ्लक्स इंक्रीज कैसे हो जाएगा, फ्लक्स तो 0 रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को कितना भी इंक्रीज करते रहो, cos 90 की वैल्यू 0 है ना, तो इसका तुम देखो इसको इंक्रीज करो, 2 रख लो, 4 रख दो, 10 रख दो, तो फ्लक्स तो 0 रहेगा ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं करेगा, तो चेंज कहां से आएगा। इसीलिए उस कॉइल के अक्रॉस, उस कॉइल में कोई इंड्यूस EMF नहीं होगा, क्योंकि उस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रहा। कुछ समझ में आया, देखो मैंने कोशिश करी, अगर आप लिखना चाहो तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ये समझ में तो आया भाई, ठीक है, इतनी कोशिश कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स due to the magnetic field lines due to current carrying wire, the magnetic field lines due to current carrying wire is parallel to the plane of loop. The magnetic field lines due to current carrying wire is parallel to the plane of the loop, है ना। So magnetic flux linked with the लूप इज 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल हैं प्लेन ऑफ द लूप के, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप इज 0, हेंस नो EMF इज इंड्यूस्ड इन द लूप, इसलिए कोई EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा लूप में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, फ्लक्स लिंक ही नहीं करेगा इस लूप से, लूप से लिंक करने वाला फ्लक्स 0 रहेगा। तुम करंट बढ़ाते रहो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा, लेकिन उस लूप से लिंक करने वाला फ्लक्स 0 रहेगा, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस लूप के प्लेन के पैरेलल है, इसीलिए लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है। और जब लिंक करने वाला फ्लक्स ही 0 है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे फ्लक्स में चेंज ही नहीं आएगा, फ्लक्स 0 रहेगा, इनिशियल 0 फाइनल 0, इसीलिए कोई इंड्यूस EMF नहीं होगा, ठीक है। यहां पे बिल भी कर लो बेटा, बिल भी, अब ठीक है, लैंग्वेज थोड़ी सी गलत हो गई थी। चलो आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लिखा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी, है ना। अभी जो क्वेश्चन किया है ना उसी वही कंसेप्ट है, सेम टू सेम।
कह रहा है द प्लेन्स ऑफ द टू सर्कुलर कंडक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो सर्कुलर कंडक्टर हैं, दोनों के प्लेन परपेंडिकुलर। देखो एक तो सर्कुलर कंडक्टर ये वाला है डी, ये बी कंडक्टर है ये वाला, इसका प्लेन तो ये हो गया ऐसे, है ना, वर्टिकल प्लेन ऐसे। और जो कंडक्टर ए है उसको ऐसे रखा गया है, ऐसे ऐसे, दोनों के सेंटर कॉमन है। तो इस ये हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया, देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल ये वाला, तो इसका प्लेन ऐसे हो गया। एक बी का प्लेन ऐसे है और ए का प्लेन ऐसे है, तो परपेंडिकुलर हो गए दोनों के प्लेन ऐसे, सेंटर कॉमन है ना। चलिए, तो प्लेन्स ऑफ द टू सर्कुलर कंडक्टर आर परपेंडिकुलर का साइन है ये टू ईच अदर एज सन फिगर। इफ द करंट इन कंडक्टर बी चेंज्ड, अगर इस करंट को चेंज कर रहा है, इंक्रीज करे डिक्रीज करे कुछ भी करे, मतलब चेंज कर रहा है, मैंने इंक्रीज लिख दिया। विल एनी करंट बी इंड्यूस इन द कंडक्टर ए, तो इसमें कोई करंट इंड्यूस होगी। तो देखो करंट इंड्यूस होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि कंडक्टर ए से लिंक करने वाला, लिंक करना चाहिए कंडक्टर ए से लिंक करने वाला। देखो करंट इंड्यूस किसमें पूछ रहा है, ए में, तो करंट ए में इंड्यूस होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि कंडक्टर ए से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। एक तो लिंक करे, पहले तो लिंक करे फिर वो चेंज हो, चेंज भी होना चाहिए और लिंक करना चाहिए। अगर वो ऐसा हो जाता है तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। अगर लिंक ही ना करे मैग्नेटिक फ्लक्स तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो रहेगा एक। और अगर लिंक कर भी गया मैग्नेटिक फ्लक्स लेकिन कांस्टेंट रहे, चेंज नहीं हो रहा, लिंक कर गया लेकिन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो रहेगा। लिंक भी करे और वो लिंक करने वाला फ्लक्स चेंज भी हो, तब उस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और सर्किट क्लोज होगा तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ में आया? तो जब चेक करते हैं, देखो ये बी ऐसे है आपका, ये कंडक्टर बी ऐसे और इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे। तो एक बात तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटरसेप्ट निकाल सकते हो इसके सेंटर का। तो कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से अपने फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे। तो किधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे तो आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आया। बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, तो बी की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो ऐसे आ रहा है भाई। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? ये बी कंडक्टर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ मान लेते हैं, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर बी। तो कितना होगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, सर्कुलर रिंग है तो 2 पाई, करंट आई है, रेडियस इसकी आर मान लेते हैं। फॉर्मूला याद है ना ये वाला? अब इस आई को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब बच्चों को ऐसा लगता है करंट चेंज करना है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा ऐसे करेगा, बी चेंज तो फाई चेंज। लेकिन ये चेक करो कि ये जो बी कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, देखो ये तो बी हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया। अब कंडक्टर ए कैसा था? ऐसे, और बी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे, और ए का प्लेन ऐसे है, तो इस बी की डायरेक्शन ए के प्लेन की कैसी है? पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, देखो बी की डायरेक्शन ये हो गई बी कंडक्टर की वजह से, और ए कंडक्टर का प्लेन कैसे है? ऐसे, हॉरिजॉन्टल लेंगे ना, ऐसे ऐसे लेंगे तो प्लेन ऐसे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस ए कंडक्टर के प्लेन की कैसी है? पैरेलल है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कंडक्टर ए के प्लेन के पैरेलल आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है, बी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ए के प्लेन की पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर ए, प्लेन ऑफ कंडक्टर ए। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द कंडक्टर ए के पैरेलल है तो ए से लिंक करने वाला फ्लक्स बी ए कॉस 90 डिग्री। अभी समझाया थोड़ी देर, अगर पैरेलल हो तो 90 डिग्री होता है। अब ये तो ये वाली बी इंक्रीज हो रहा है भाई, क्योंकि आई तुम इंक्रीज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, अगर आई चेंज कर रहे हो तो बी चेंज हो रहा है। अब ये तुम चेंज करते रहो, जो चेंज करना है वो करते रहो, इसकी वैल्यू तो जीरो है ना, तो फ्लक्स लिंक कितना करेगा? ए कंडक्टर से जीरो। दैट मीन्स अगर तुम इस बी वाली कंडक्टर में करंट को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है कंडक्टर बी वो कंडक्टर ए के पैरेलल, प्लेन के पैरेलल आएगा। और
मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर ए के प्लेन के पैरेलल आया तो ए से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, कंडक्टर ए से लिंक करने वाला जो फ्लक्स है वो जीरो रहेगा, और फ्लक्स लिंक जीरो रहेगा, तुम इसे बढ़ाते रहोगे तब भी फ्लक्स जीरो रहेगा, तो फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, लिंक ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। कुछ समझ में आया? इसका भी सेम आंसर लिख सकते हो आप, बिल्कुल जो अभी लिखा था, सेम टू सेम, बस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग करंट इन कंडक्टर बी, the magnetic field lines due to current in a conductor B will be parallel to the plane of conductor A, है ना, प्लेन के पैरेलल है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with conductor A is जीरो, कंडक्टर ए से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा, हेंस नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर ए, इसीलिए कंडक्टर ए के में कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होगी। कुछ समझ में आया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। डार्शन पूछ लेता है कभी कभी तो इसमें कि दर्शन बताओ, करंट इंड्यूस ही नहीं हो रही तो दर्शन किस बात की। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये 2008 में नीट में आया था। ठीक है, क्वेश्चन चॉइस बताऊंगा अभी, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेक्टेंगल लूप, सर्कुलर लूप, यहाँ पे दो ही लूप दे रखे हैं, एक रेक्टेंगल लूप है और एक सर्कुलर लूप है। आप चाहो तो एक इलेप्टिकल लूप कह सकते हो, इलेप्टिकल पाथ है ना, आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू द फील्ड फ्री रीजन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस पर भी ध्यान देना है। द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप, ठीक है, which loop will have a constant induced EMF during the passage out the field region। तो क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो मैं बना के समझाता हूं क्वेश्चन, कि एक हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई, यूनिफॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड सब जगह पर कांस्टेंट है, सब जगह पर वैल्यू इसकी कैसी है, कांस्टेंट। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जानते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है उतना यहाँ है, उतना सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना ये। तो देखो यहाँ इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड फ्री रीजन है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल लूप है, तो एक रेक्टेंगल लूप मैंने बनाया, ये रहा, ठीक है, ये रेक्टेंगल लूप, ये मूव कर रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड रीजन से फील्ड फ्री रीजन में मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये भी इंपॉर्टेंट है, मूव कैसे कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और एक हमारे पास सर्कुलर लूप है, ऐसे, ये भी ऐसे ही मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड रीजन से फ्री फील्ड रीजन की तरफ, मतलब, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके प्लेन की परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है लूप के प्लेन के। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बात बताओ कि किसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, प्रोड्यूस होगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस भी होगा तो जब बाहर निकलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस डिक्रीज होंगी या इंक्रीज होंगी। जैसे देखो, अगर मैं यहां समझाऊं आपको, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा कि नहीं ये चेक करें पहले। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया मैंने आपको यहां, और ये जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे ऐसे, तो इतने वाले एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही होंगी, इससे इतने वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गई होंगी। जैसे जैसे तुम बाहर खींचोगे इसे, तो जैसे जैसे तुम बाहर निकालते चले जाओगे, तो इस लूप से लिंक करने वाला
और बाहर निकाल दिया। तो इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज नहीं हो रहा। अब इतने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही होंगी ओनली, तो लूप से इस रेक्टेंगल लूप जैसे जैसे बाहर जाएगा तो इस लूप से लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी तो इंड्यूस्ड EMF होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और फ्लक्स में चेंज आ रहा है और लिंक तो कर ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। प्लेन के पैरेलल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से क्रॉस करके आ रही है एरिया से, परपेंडिकुलर है प्लेन के इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो आपका लिंक कर रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, इसलिए इंड्यूस्ड EMF होगा। लेकिन इंड्यूस्ड EMF तो होगा, दोनों में ही होगा इंड्यूस्ड EMF, लेकिन कांस्टेंट किस में होगा? EMF जो प्रोड्यूस हो रहा है कांस्टेंट किस में होगा? तो इसमें कांस्टेंट रहेगा। इंड्यूस्ड EMF इसमें कांस्टेंट रहेगा, इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो सर क्यों इसमें कांस्टेंट क्यों रहेगा? प्रोड्यूस तो दोनों में होगा, क्योंकि फ्लक्स दोनों में, जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से फील्ड फ्री रीजन की तरफ चलेंगे तो इस लूप से लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, और वो डिक्रीज होंगी तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसीलिए इंड्यूस्ड EMF होगा दोनों में। अगर बताओ फाई कितना होगा वैसे इससे फ्लक्स? फाई बराबर होगा BA cos थीटा, और थीटा कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर, ये इसका प्लेन, तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर एरिया की डायरेक्शन, तो बी की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन से, तो थीटा 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इससे लिंक करने वाला, इस समय जो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फाई बराबर BA। तो इंड्यूस्ड EMF फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग, इंड्यूस्ड EMF फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग इंस्टेंटेनियस वाला लिख लेते हैं d फाई ओवर dt, है ना। वैसे तो इतना होता है E बराबर माइनस के डेल्टा फाई ओवर t, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो माइनस के d ओवर dt, d ओवर dt, फाई की वैल्यू कितनी है BA, B तो कैसा है भाई इसमें कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, तो माइनस के d कितना लिख सकते हो B dA ओवर dt, ये इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं पहले इसको समझा रहा हूं, आप कांस्टेंट कर समझना बेटा कि इसमें कांस्टेंट क्यों आए। अगर ये मैंने मान लो ये कांस्टेंट स्पीड चल रहा है तो 1 सेकंड में ये लूप का इतना हिस्सा बाहर निकल आया, ये देखो ऐसे कांस्टेंट स्पीड चला तो इस फील्ड फ्री रीजन से इतना एरिया बाहर निकला, है ना, इतना। तो इतना एरिया कम हो गया, इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है क्या? जो बाहर निकल गया है उस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही है क्या? नहीं। तो इतना ही एरिया तो डिक्रीज हुआ, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। यहां से इस लूप को, यहां से इस वाले एंड को, यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही थी वो रिड्यूस हो गई, इतना एरिया क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। इस वाले एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक नहीं कर रही, समझ में आया। लेकिन अगले 1 सेकंड में जाएंगे, अगले 1 सेकंड में तो ये तो कैसे चल रहा है? कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, और कांस्टेंट स्पीड चल रहा है तो अगले 1 सेकंड में ये फिर इतना ही बाहर और निकल आएगा बेटा। अगले 1 सेकंड में ये ऐसे इतना बाहर फिर निकल आया, अगले 1 सेकंड में इतना बाहर निकला, वो तो निकल ही गया, ये वाला भाग तो निकल ही गया, तो फिर इतना निकला ऐसे। तो हर बार जब निकलेगा ना, हर बार बाहर निकलेगा तो 1 सेकंड में बराबर बराबर एरिया ही बाहर निकलेगा। इतने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हुई पहले 1 सेकंड में, फिर बाहर निकला, फिर अगले 1 सेकंड में इतनी कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, इतने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हुई, फिर अगले 1 सेकंड में इतने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हुई। तो ये बराबर कांस्टेंट डिक्रीजमेंट जो है वो बराबर हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। डी ओवर dt की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। इसमें जो डिक्रीमेंट पर टाइम जो एरिया है जो डिक्रीज हो रहा है, पर टाइम में जो एरिया डिक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट रहेगा। किस वाले में? रेक्टेंगल लूप में हर बार। लेकिन अगर आप क्या ले लोगे? रिंग ले लोगे। इस रिंग में देखोगे तो देखो पहले 1 सेकंड में इतना एरिया बाहर निकला, दैट मींस इतने एरिया में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हुई।
लेकिन अगले 1 सेकंड में जब बाहर निकलेगा तो इतना ही, देखो ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली, ये बराबर ही रहेगी। ये देखो ये जो गैप है ना, ये वाला गैप और ये वाला गैप बराबर रहेगा। जैसे ये गैप डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है, इसमें भी बराबर रहेगा। लेकिन देखो पहले इतने पहले वाले पार्ट में इतने एरिया में मेडिफिल लाइंस थी, ये एक्स्ट्रा नहीं है, इसका एरिया जा बढ़ गया ना। अब इसमें ज्यादा मेडिफिल लाइंस डिक्रीज हुई होंगी, अब फिर और बाहर निकलेगा तो फिर और ज्यादा मेडिफिल लाइंस डिक्रीज होंगी। देखो ये एरिया और बढ़ गया इससे, इस वाले एरिया से ये वाला एरिया ज्यादा है जो बाहर निकला है ना। और फिर इसमें और आएंगे तो अब और ज्यादा बाहर निकला है, ये एरिया और ज्यादा बाहर डिक्रीज, मेडिफिल लाइंस और ज्यादा डिक्रीज होंगी। अब फिर घटना शुरू हो जाएगा। अब इतने एरिया में मेडिफिल लाइंस, फिर अब मेडिफिल लाइंस घट रही हैं। तो कांस्टेंट इस वाले केस में जो E बराबर माइनस का बी डी ए ओवर डी टी है, तो ये जो है पहले डी ए ओवर डी टी जो डिक्रीज हो रहा था वो पहले कम डिक्रीज हुआ, फिर और ज्यादा डिक्रीज हुआ, फिर और ज्यादा डिक्रीज हुआ, फिर इस वाले केस में सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ, फिर कम डिक्रीज होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना। समझ में आपको? तो यहाँ पे जो मेडिफिल लाइंस जैसे जैसे बाहर निकल रहा है एरिया, तो रेट ऑफ एरिया, रेट ही तो बोलेंगे, डी ओवर डी टी को क्या वर्ड यूज करेंगे, रेट ऑफ एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये कैसा नहीं है, इज नॉट अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है इस वाले केस में, जबकि इसमें हर बार 1 सेकंड में कांस्टेंट रेट से मेडिफिल लाइंस डिक्रीज होंगी या एरिया डिक्रीज होगा जिससे मेडिफिल लाइंस लिंक कर रही हैं, वो वाला एरिया डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है इसमें? इसीलिए इसमें रेक्टेंगल लूप में इंड्यूस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा। कुछ समझ में आया? देखो कोशिश समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया ये, तो आप इसमें लिख क्या सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ये जो समझने के लिए था हमारा, आप ये लिख सकते हो, देखो फाई बराबर बी ए एंड इंड्यूस ईएमएफ माइनस के डी फाई ओवर डी टी, तो माइनस के डी ओवर डी टी बी ए, बी कांस्टेंट था तो डी बी तो बाहर आ गया, डी ए ओवर डी टी, ये इंड्यूस ईएमएफ। और इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लूप डी ए ओवर डी टी कैसा है, कांस्टेंट है, और बी तो कांस्टेंट था ही, सो ई भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट होगा। बट इन केस ऑफ सर्क्यूलर लूप डी ए ओवर डी टी, है ना, देखो इसमें पहले 1 सेकंड में इतना एरिया बाहर निकला, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हुआ, तो अगले 1 सेकंड में भी इतना ही एरिया बाहर निकलेगा, फिर अगले 1 सेकंड में इतना ही एरिया बाहर निकलेगा। लेकिन जब इसमें देख रहे हो तो पहले 1 सेकंड में कम एरिया बाहर निकला है, इतना निकला पहले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में ज्यादा एरिया बाहर निकला है। चेक कर लो, ये वाला एरिया, इस व्हाइट वाले, ये वाला जो एरिया है वो पहले वाले एरिया से ज्यादा है, अगले 1 सेकंड में और ज्यादा एरिया बाहर निकलेगा। तो इसमें डी ए और डी टी की वैल्यू ये कांस्टेंट नहीं है, डज नॉट इक्वल टू है, कांस्टेंट नहीं है, सो ई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर आप इसमें इलिप्स लोगे, देखो इलिप्स अगर इलेप्टिकल पाथ बनाते हैं ऐसे, तो इसमें पहले 1 सेकंड में इतना एरिया, दूसरे 1 सेकंड में फिर एरिया बढ़ गया जो बाहर निकला, तो ज्यादा फ्लक्स क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, अगले वाले में और बढ़ेगा, इसमें और बढ़ेगा, फिर बढ़ते चला जाएगा, यहां तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद फिर घटेगा। लेकिन इसमें बराबर कांस्टेंट स्पीड चलेगा, तो हर बार इक्वल एरिया बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर रेट से घटेगा। कुछ समझ में, डायग्राम जो समझ में आया? अगर लैंग्वेज वाइज लिखना चाहो आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो, लैंग्वेज वाइज लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि rectangular loop will have a constant induced EMF during the passage out of the field region in case of circular loop
द रेट ऑफ एरिया, रेट ऑफ एरिया, द रेट ऑफ एरिया इनसाइड द, रेट ऑफ एरिया मतलब डी ओवर डी टी, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग, ये कांस्टेंट नहीं है किसमें, सर्कुलर लूप में कांस्टेंट नहीं है, ड्यूरिंग इट passes आउट ऑफ द फील्ड रीजन। थोड़ा सा मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी, आप ऐसे आंसर लिख सकते हो या मैथमेटिकली उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा, ये ऐसा लरोरा से लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया था आपका ये। एक स्क्वायर लूप है MNOP, साइड 20 सेंटीमीटर है, इसके एक स्क्वायर लूप डायग्राम रखा है, साइड 20 सेंटीमीटर, प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एज साउंड फिगर। वर्टिकली अपवर्ड कर दो, डाउनवर्ड हो अपवर्ड हो, एज साउंड फिगर, अपवर्ड बना दिया मैग्नेटिक फील्ड। द लूप इज पुल्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, साइड भी सीजे सिस्टम में रखी है, टिल इट गोज आउट द फील्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला इसमें डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एज इट गोज आउट द फील्ड। पहला पार्ट डायरेक्शन पूछ रहा है इंड्यूस्ड करंट की। तो एक बात बताओ, जब ये लूप यहां से, देखो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जब ये लूप यहां से यहां आएगा तो क्या इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी? यहां से चलो यहां तक छोड़ दो, यहां तक की बात कर लेते हैं। अगर ये लूप यहां से मूव करके यहां आ जाए ऐसे, बिल्कुल अभी बाहर नहीं निकला मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है, तो यहीं अंदर ही अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला, ठीक है, ऐसे। तो जब ये लूप यहां से मूव करके यहां तक आएगा तो क्या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी? पहला क्वेश्चन। तो हम कहेंगे नहीं प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि इसके पूरे एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, और अभी भी इसके पूरे एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं। ना तो बी चेंज हुआ, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक कर रहा है उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक कर रहा है, ना एरिया चेंज हुआ ना थीटा चेंज हुआ। तो फ्लक्स कांस्टेंट है इसमें, यहां से यहां तक फाई कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। इससे लिंक करने वाला लिंक तो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन कांस्टेंट है, ये भी चीज समझाया था मैंने। और फ्लक्स कांस्टेंट है तो फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 0। तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ और कोई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगी। लेकिन जब ये लूप यहां से जब बाहर निकलेगा, ये लूप ऐसे करके जब ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा ना, ऐसे ऐसे, तो अब इतने वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक नहीं कर रही, तो देखो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। अब केवल कितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रहा है, केवल इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रहा है, और इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक ही नहीं कर रहा। और जब ये पूरा बाहर आ जाएगा यहां पे ऐसे, ये पूरा बाहर आ गया मैग्नेटिक फील्ड से, ये 20 सेंटीमीटर बाहर आ गया, तो यहां से यहां तक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, फिर उसके बाद फ्लक्स में चेंज आना फिर बंद हो जाएगा, फिर इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक नहीं कर रही, फिर यहां से और आगे चलेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक नहीं करेंगी, तो फ्लक्स में चेंज आना बंद। लेकिन यहां से लेके यहां तक जब ये मूव कर रहा है तो इसके फ्लक्स में कंटिन्यूअसली डिक्रीमेंट हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसीलिए यहां से लेके यहां तक जब पूरा बाहर निकल जाएगा तब तक फ्लक्स में चेंज आएगा, डिक्रीज हो चला जाएगा कंटिन्यूटी। फ्लक्स में चेंज आता रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता रहेगा, दैट मींस इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में ये बाहर निकलेगा तब फ्लक्स में चेंज आएगा, है ना। तो यहां से यहां तक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये, और ये क्या हो रहा है भाई, इससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे ये बाहर निकल रहा है तो इससे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड ही तो है,
ये यही तो लिंक कर रहा है इसे, जैसे बाहर निकला तो ये घट रहा है तो बी डिक्रीज हो रहा है ना। और मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज होता है तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज। और फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो फिर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। और इंड्यूस्ड करंट उस कॉज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या होता है, फ्लक्स में चेंज आना। जो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज होता है, जो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज होता है वही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होता है। भाई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कब होती है, जब फ्लक्स में चेंज आता है। तो फ्लक्स में चेंज आने का जो कॉज होगा वही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि इंड्यूस्ड करंट उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। तो सर वो कॉज पहले ढूंढ लें फिर उसका विरोध कर दें। तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होना। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज ढूंढ लीजिए, वही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होगा। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है, फ्लक्स में चेंज डिक्रीमेंट क्यों हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीमेंट होने की वजह से। तो ये फ्लक्स में चेंज आने का कॉज है, तो यही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज है। तो इंड्यूस्ड करंट इसी का विरोध करेगी कि नहीं, मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज नहीं होने दूंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है और ये फ्लक्स में चेंज आने का कॉज है। तो इंड्यूस्ड करंट उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का वो अपोज करेगी, विरोध करेगी मैग्नेटिक फील्ड किस चीज का, घटने का। कहेगी नहीं, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं घटने नहीं दूंगी। क्या करेगी, बढ़ाने की कोशिश करेगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए, दैट मींस इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए वो इंड्यूस्ड करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी और बढ़ाना चाहेगी, घटाना चाहेगी, बढ़ाना चाहती है क्योंकि ये घट रहा है तो इसे घटने का विरोध करेगी, तो बढ़ाना चाहेगी। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड। और ऐड करने के लिए डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, डाउनवर्ड। तो इसमें डायरेक्शन कैसी आनी चाहिए भाई, डायरेक्शन कैसी आनी चाहिए, सॉरी अपवर्ड ही आनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन भी कैसे आनी चाहिए, अपवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड पहले से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रिएट किया है ये किसने क्रिएट किया है, इंड्यूस्ड करंट ने। इंड्यूस्ड करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। ये इंड्यूस्ड करंट ने मैग्नेटिक फील्ड और ये पहले से मैग्नेटिक फील्ड था। अब इन दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, सेम, तो ऐड हो जाएगा और ऐड हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। तो ये तो ऐसी डायरेक्शन कब आती है, जब करंट कैसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसे फ्लो करेगी इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। समझ में आपको, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो करती है ना, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करती है तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बाहर की तरफ होता है ऐसे। इस करंट ने प्रोड्यूस किया है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस इंड्यूस्ड करंट ने ये वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। और जब ये इंड्यूस्ड करंट ने ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, और जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड है जो घट रहा था वो भी ऐसे ही है, उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड ही तो हो रहे हैं और ऐड होंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देगी। तो इंड्यूस्ड करंट ने इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट किया है क्योंकि ये घट रहा था तो घटने का विरोध कर रही है, इसीलिए डायरेक्शन कैसे बना दी हमने, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको एंटी क्लॉकवाइज क्यों बनाई। अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसके लिए लेक्चर नंबर 3 देखिए आप, लेंज लॉ पहले, ठीक है। वहां पर बहुत अच्छी तरह समझाया है मैंने। तो आप लिख सकते हो द लूप, फर्स्ट पार्ट का आंसर, द लूप goes out of the magnetic field, जब लूप क्या करता है, बाहर निकलता है, goes out of the magnetic field, the induced current, magnetic field, the induced current flow in it anti-clockwise, that is along, किधर, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन से तो करिए ऐसे। तो NMPO ऐसे, NMPO। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो करेगी। ये क्या है आपका N, ये क्या है M और ये क्या है P और ये O, तो NMPO है ना। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे देखो इसमें आगे, यहीं से इसको पढ़ेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग वुड द करंट इन द
इन द लूप परसिस्ट, मतलब ये कितने टाइम इंटरवल तक करंट रहेगी। तो देखो करंट कितने टाइम इंटरवल तक रहेगी, जब तक लूप यहां से, जब ये पूरा लूप यहां से, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। ये पूरा देखो मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक था, तो ये पूरा बाहर निकल गया, है ना। तो यहां से देखो यहां तक मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे, और जब यहां से निकलना स्टार्ट किया तो फ्लक्स में चेंज आना स्टार्ट हो गया। तो यहां से यहां तक फ्लक्स में कंटिन्यूसली चेंज आएगा। लूप यहां से यहां तक आने में जो समय लगेगा, यहां से यहां तक जो समय लगेगा आने में, इससे यहां तक उतने टाइम इंटरवल तक ही इसमें करंट फ्लो करेगी। तो यहां से इस लूप को यहां तक आने में कितना समय लगेगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये कितनी साइड है भाई, ये वाली 20 सेंटीमीटर है ना, ये 20 सेंटीमीटर ही तो है। तो यहां से यहां तक इसे आने में कितना समय लगा होगा। इस वाली साइड को देखो, यहां से इस वाली साइड को, इस एनओ वाली साइड को देखना बस, केवल एनओ साइड को। तो ये कौन सा है, एम है, ये एन है, ये ओ है, ये पी है। एनओ साइड ने, इस वाली साइड ने यहां से यहां तक आया तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो इसकी लंबाई ये कितनी थी, 20 सेंटीमीटर थी। तो 20 सेंटीमीटर, तो यहीं से इस लाइन की बात कर रहे हैं हम, तो इस लाइन को ये यहां से, ये लाइन यहां पर पहुंच गई। आप बस केवल इस लाइन को देखो, ये लाइन यहां से यहां आई तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इस लाइन ने यहां तक। तो देखो ये पूरा कितना है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ये, और ये 20 सेंटीमीटर। तो फिर ये वाली डिस्टेंस कितनी, ये वाली 80 सेंटीमीटर। तो इस वाली लाइन ने यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करी कि नहीं, 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर, तो कितनी स्पीड चल रहा था, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस लूप को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा वो देखते हैं। तो लिखते हैं द इंड्यूस्ड करंट ड्यूरिंग the time the induced current during the time the loop goes out of the field that is for t is equal to, यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस करी, इस लाइन ने देखो, ये वाली लाइन, इस लूप, ये लूप यहां से यहां पर पहुंच गया, ये वाला लूप यहां से यहां पहुंच गया, तो ये वाली लाइन यहां से यहां पर पहुंची है। तो इस लाइन ने यहां तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये 100 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करिए। और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अरे स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 80 और स्पीड कितनी है 20, तो 4 सेकंड लगे। ये भी सीजे सिस्टम में है और ये भी सीजे सिस्टम में, तो 4 सेकंड लगे। कहां तक पहुंचने में समझ में आया, यहां तक। लेकिन इसी लाइन को यहां से, यहीं से, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, इस लाइन को, कौन सी वाली लाइन को, एनओ वाली लाइन को, है ना, दैट मीन्स ये एम है और ये कौन सा है पी। इस लूप को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो आप ये देखो कि इसने, इस लाइन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो देखो ये लाइन यहां पे थी, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई 80 तो है, और 20 ये यहां से करने की डिस्टेंस, ये वाली लाइन यहां से यहां पर पहुंची तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो 80 सेंटीमीटर तो ये, और 20 सेंटीमीटर ये, तो कितनी करी 100 सेंटीमीटर। 2 t इज इक्वल टू 100/20, दैट मीन्स 5 सेकेंड। तो इस लूप को देखो, यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय 4 सेकेंड, तो जब यहां पर पहुंचा तो 4 सेकेंड बाद पहुंचा, और फिर यहां से यहां तक पहुंचा तो 5 सेकेंड पहुंचा, 5 सेकेंड में पहुंच गया। मतलब यहां से यहां तक 5 सेकेंड, यहां से यहां तक 5, और यहां से यहां तक 4।
यहां से यहां तक 4 सेकंड और यहां से यहां तक 5 सेकंड लगे उसे। तो ये बताओ इंड्यूस करंट कहां से कहां तक डेवलप हो रही थी? यहां से यहां तक तो इंड्यूस करंट 0 थी, फ्लक्स कांस्टेंट था। यहां से यहां तक चलने में ही इंड्यूस करंट डेवलप हो रही थी ओनली। तो क्वेश्चन क्या पे रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग वुड द करंट इन द लूप परसिस्ट, कितने टाइम इंटरवल तक करंट उसके अंदर रही। तो कितने टाइम इंटरवल तक रहेगी, यहां से यहां तक रहेगी करंट, इसके बाद फिर फ्लक्स कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे तो मल्टीपल लाइन सही नहीं है, फ्लक्स में चेंज आना बंद हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हेंस करंट इंड्यूस्ड करंट फ्लो, इंड्यूस्ड करंट फ्लो परसिस्ट, क्या लिखे हैं, इंड्यूस्ड करंट परसिस्ट इन द लूप, इंड्यूस्ड करंट persist in loop for 1 second। 1 सेकेंड क्यों समझ में आया? अरे भाई ये लूप यहां के बाद जब यहां तक पूरा बाहर निकलेगा तो पूरा बाहर निकलने में कितना समय ले लिया, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, यहां से यहां तक का टाइम 4 सेकेंड, यहां से लूप यहां तक पहुंचा 4 सेकेंड में, और यहां से यहां पहुंचा 5 सेकेंड में। तो फिर यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंचा, 1 सेकेंड में तो पहुंचा। तो 1 सेकेंड में यहां से यहां पहुंच गया, और इतने टाइम इंटरवल तक ही इसमें करंट रहेगी। कुछ समझ में आया? तो इंड्यूस करंट परसिस्ट इन द लूप फॉर 1 सेकेंड। तो अब ये पूरा पार्ट हो गया कंप्लीट। कुछ समझ में आया? फर्स्ट पार्ट कुछ समझ में आया? देखो इसका सेकेंड पार्ट जो कह रहा है, सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट यही कर देते हैं। सेकेंड पार्ट हमेशा यहां से चला है तो यहीं से डिस्टेंस देखनी है आपको हर बार टाइम निकालने के लिए, ठीक है। यहां से यहां तक कितना और फिर यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस चला वो, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड टाइम। फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाइए। तो देखो अगर फ्लक्स और टाइम के बीच में ग्राफ बनाए, मैग्नेटिक फाई वर्सेस टाइम, तो यहां हमने ऐसे बना लिया भाई, ये टाइम है और ये फ्लक्स है फाई। यहां तक हमने लिख लिया ये 4 सेकंड है, यहां तक लिख लेते हैं ये 4 सेकंड, और ये लिख लिया हमने 5 सेकंड, और ये टाइम है ऐसे। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा था, 4 सेकंड, और यहां से यहां तक कोई फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था। फ्लक्स कितना था, यहां से यहां तक कांस्टेंट था। फ्लक्स तो प्रोड्यूस हो रहा था, फ्लक्स तो है, लिंक कर रहा है, लेकिन कैसा है, कांस्टेंट है। तो फ्लक्स कांस्टेंट है ना, तो फ्लक्स कांस्टेंट कर रहे हैं। 4 सेकंड तक तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, 4 सेकंड तक तो फ्लक्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट। यहां से यहां आएगा तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, मैग्नेटिक लाइंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फ्लक्स कांस्टेंट है। और यहां से यहां तक जब जाएगा तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है ना ये, तो बराबर बराबर 1 सेकंड में निकलते चले जाएंगे। अभी समझाया था वो क्वेश्चन। तो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स, तो 4 से 5 सेकंड तक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ही 5 सेकंड में पहुंचेंगे यहां पे पहुंच जाएंगे, यहां पे 5 सेकंड में पहुंच जाएगा लूप, पहुंच जाएगा तो इसे कोई भी मैग्नेटिक लाइंस लिंक नहीं कर रही, तो लिंक करने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो देखो यहाँ पे 5 सेकंड का फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका ए। दूसरा कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ बनाइए। थर्ड पार्ट इसका, इसी का बी पार्ट कह रहे हैं। अब कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यहां से यहां तक तो फ्लक्स में चेंज ही नहीं आ रहा, फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, 0। भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ तब डाला पाता है जब फ्लक्स में चेंज आए, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो 0 है, फ्लक्स लिंक तो कर रहा है लेकिन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 रहेगा। तो मतलब 0 से लेके 4 सेकंड तक उसमें कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो 4 सेकंड तक तो भाई फ्लक्स 0 है, ये तो 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, तो ये डार्क कर देंगे इसको, 4 सेकंड तक डार्क कर देंगे, है ना, 0 रहेगा। और 5 सेकंड तक, 4 सेकंड से यहां तक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा। जब ये लूप यहां से यहां आएगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा कंटिन्यूअसली, और फ्लक्स में चेंज आ रहा है, दैट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा, कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अभी समझाया था कि स्क्वायर हो, रेक्टेंगल लूप हो, तो 1 सेकंड में इतना एरिया बाहर निकला, अगले 1 सेकंड में फिर इतना एरिया, बराबर एरिया बाहर निकलेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। तो 4 से 5 सेकंड तक इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। देखो ये कांस्टेंट कर दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ,
इंडिविजुअल पैसे बढ़ रहा था ना, तो कांस्टेंट कर दिया। और 5 सेकंड के बाद फिर और चले गया, इसमें फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा, आगे चलेगा तो फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, तो फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, लिंक ही नहीं कर रहा कोई फ्लक्स, तो इंडिविजुअल पे 0 हो जाएगा। तो फिर डार्क कर देंगे, तो ये डार्क और ये डार्क। ये इंड्यूस ईएमएफ और टाइम के बिटवीन ग्राफ बना। समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक है। देखो मैंने सिमिलरली एक क्वेश्चन और लिखा है। क्वेश्चन क्या है कि ये देखो फिगर दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अपर डायरेक्शन में दे रखा है, बी की वैल्यू गिवन है 0.1 टेस्ला। यहाँ पे एक स्क्वायर लूप दे रखा है, जो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां से शुरू हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसे 30 सेंटीमीटर पहले ही रखा है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसकी, इस वाले इसकी 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ये है। तो इसको यहां से यहां तक मूव कराना है, यहां से मूव करा के यहां तक लाना है इस लूप को, इसके अंदर से ऐसे। तो फ्लक्स वर्सेस टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम, और इंड्यूस्ड करंट और टाइम के बिटवीन ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ बनाना है। जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था उसमें ग्राफ बनाया था, तो केवल ग्राफ ही ग्राफ बनाना है, ठीक है, डायरेक्शन वर्शन नहीं पूछ रहा। तो एक बात बताओ, यहां से जब लूप यहां से मूव करके, है ना, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, जब ये लूप मूव करके यहां से यहां आएगा, बिल्कुल अभी एंटर नहीं किया बिल्कुल भी, तो कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा, ये वाली आर्म कितनी डिस्टेंस चल चुकी होगी, एन ओ कितनी डिस्टेंस चल रही होगी। तो ये बताओ, ये वाली आर्म इस वाली लाइन से कितनी दूरी पर रखा था, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस लाइन को यहां से यहां तक आने में, दैट मीन्स इस लूप को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम यहां पे तो 0, यहां पे टाइम 0 मान लिया, है ना, टाइम 0। अब यहां से यहां तक जब टाइम पहुंचा तो कितना टाइम लगा होगा भाई, इसको फील्ड से बाहर ही रहा है, अंदर पहुंच गया, अभी फील्ड के बाहर ही है, अंदर नहीं है। मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, समझाऊंगा आपको। टी अंदर ही तो है, समझ में आया कि नहीं, बाहर तो रहा है भी फील्ड से। तो ये वाली लाइन कितनी डिस्टेंस चल ली, 30 सेंटीमीटर। तो स्पीड इज टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 30 और स्पीड है 10, तो 3 सेकंड। तो ये लूप, ये वाला लूप यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम ले लेगा, 0 से 3 सेकंड में पहुंच जाएगा। क्या एक बात हो, इससे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया? तो इससे अभी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं किया। यहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स कितना था, 0, जब टाइम 0 था। जब 3 सेकंड बाद भी लिंक करने वाला फ्लक्स φ2 कितना है, 0। दैट मीन्स फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया, लिंक ही नहीं कर रहा, कोई मैग्नेटिक लाइन ही नहीं है। यहां से यहां तक 3 सेकंड और कोई फ्लक्स लिंक ही नहीं करा। लेकिन जब ये लूप यहां से एंटर करके ये पूरा लूप ऐसे अंदर आ जाएगा, देखो यहां तक ऐसे, दैट मीन्स ये वाली साइड एम थी, ये पी है, ये एम, ये एन और ये पी, ये ओ। तो आप केवल इसको देखो, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, यहीं से काउंट करेंगे पर यहां से एनओ ने यहां तक पहुंचने में, दैट मीन्स यहां तक पहुंचने में सीधा सीधा चल रहा है, ऐसे नहीं नीचे आया, वो समझाने के लिए नीचे ना दिया मैंने, ठीक है। तो यहां से कितनी डिस्टेंस चल रही, तो 30 सेंटीमीटर तो ये चली है भाई, एनओ ने, एनओ पे ध्यान दो बस केवल इस पे, तो 30 सेंटीमीटर तो ये चली है और 20 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो 20 सेंटीमीटर ये चली है, तो 50 सेंटीमीटर चल लिया तो सेकंड। अब यहां से कह रहे हैं हम, यहां से, तो यहां पे कितना टाइम था, 3 सेकंड, और 2t बराबर, जब यहां पर पहुंचे तो कितना t हो जाएगा। तो यहां से टाइम देखेंगे, है ना, टाइम 0 से स्टार्ट होता है, टाइम 0 थोड़ी होता है कभी, तो यहां से देखेंगे, तो यहां से यहां तक कितनी सेंटीमीटर चला, 20 और 30 और 20, 50 सेंटीमीटर, तो 50/10 की स्पीड चला, तो 5 सेकंड। तो इसका मतलब है देखो, यहां से यहां तक तो 5 सेकंड लगे, यहां से यहां तक 3 सेकंड लगे, लेकिन यहां से यहां तक कितने लगे, 2 सेकंड। 3 सेकंड से 5 सेकंड, तो 2 सेकंड ही तो लगे। फ्लक्स में इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं, तो फ्लक्स बढ़ गया, समझ में आया। तो यहां पर फ्लक्स कितना था, यहां पे, तो यहां पे तो फ्लक्स था 0 था इनिशियल। जब 5 सेकंड, तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर आ गया ना, पूरा तो फ्लक्स लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो φ2 कितना हो गया भाई, φ2 ही कह लेता हूं, इनिशियल और फाइनल कितना हो गया, तो बी ए cos 0। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरी की पूरी लिंक कर रही हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है भाई, बी 0.1 टेस्ला। तो 0.1 टेस्ला
इंटू एरिया, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। देख लेते हैं कैमरे में आ रही है कि नहीं, आ रही है भाई, कैमरे में आ रही है। तो देखो 400 तो ये हो गया, 0.1 इंटू 400 तो ये हो गया, और 10 की पावर -4। तो देखो 0.1 से एक जीरो उठा देता हूं, तो ये 40 रह गया, और 40 से 10 की पावर -4 करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, दैट मीन्स 0.04 इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा भाई वेबर में 5 जब यहां पे इतना मैग्नेटिक लिंक करेगा। चलिए ठीक है, अब ये लूप जब यहां से चल के यहां पे आएगा बेटा, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ये बताना है। कहां से देखेंगे भी समझ में आ रहा है, ये कौन सा NO, ये P और ये N, यहीं से देखेंगे, यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस है। ये थर्ड वाले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं हम, तीसरे पॉइंट की तरफ, है ना। तो यहां से यहां तक इस NO लाइन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो NO ने यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर करी थी, 30, तो 30 तो ये हो गई, और यहां पर पहुंच गया, ये कितनी डिस्टेंस रखी भाई, 80, 30 और 80, देखो ये यहां से यहां तक तो 30 सेंटीमीटर कर ली जगह तक, NO ने ये 30 सेंटीमीटर था, और 80 ये कर ली, यहीं तक तो पहुंचाए भी, यहां तक पहुंचाए, 80 ये कर ली, तो 30 और 80 कितने हो गए, 8, 9, 10, 11, 110 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पे हम लिखेंगे t बराबर 5 सेकेंड, यहां पे तो 5 सेकेंड था ना टाइम, t बराबर 5 सेकेंड टू t बराबर 110 सेंटीमीटर बटे 10, 10 से 10 कट गया, दैट मीन्स 11 सेकेंड। तो 11 सेकेंड पे यहां पर पहुंच जाएगा। तो देखो यहां से यहां तक 3 सेकेंड, यहां से यहां तक 5 सेकेंड, तो यहां से यहां तक 2 सेकेंड, 3 से 5 2 सेकेंड तो लग रहे हैं, यहां से यहां तक 11 सेकेंड, यहां से यहां तक 11 सेकेंड, लेकिन यहां से यहां देखें तो यहां पर 5 सेकेंड थे, यहां 11 सेकेंड, तो 5 से 11 कितने हो गए, 6 सेकेंड आगे बढ़ा यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक फ्लक्स, इस जगह फ्लक्स कितना था, इस जगह पे इनिशियल फ्लक्स था 0.004 वेबर, अभी तो निकाल के दिखाया, पूरा मैग्नेटिक लाइंस लिंक कर रही है इसमें, पूरे एरिया में मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, और अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, कैसा है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है। यहां से यहां तक फ्लक्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि पूरा के पूरा मैग्नेटिक लाइंस के अंदर है। तो यहां पर भी फ्लक्स कितना रहेगा, 11 सेकंड पर 5 0.004 वेबर ही रहेगा। समझ में आएगा आपको। अब जब ये पूरा यहां से आगे चलेगा, यहां से मैं नीचे ना देता हूं, पूरा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल आया, देखो दैट मीन्स ये वाली M है, ये P है, ये N है, ये O है। तो यहां से इस NO ने यहां से यहां तक, इस NO ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो 30 सेंटीमीटर ये करी, NO ने यहां से यहां तक पहुंचा 30 सेंटीमीटर, और 80 ये चला 110, और फिर 20 ये और चल लिया, इसकी साइड 20 सेंटीमीटर है ना भाई, इसकी स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर है ना, तो NO ने कितनी डिस्टेंस कवर, यहां से काउंट करेंगे डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर और चल लिया, तो 30 और 80, 110 और 20, 130, तो फोर्थ लिखेंगे t बराबर 11 सेकेंड टू t बराबर 130 बटे 10, डिस्टेंस बटे स्पीड 10 सेंटीमीटर कांस्टेंट स्पीड चल रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम निकाल रहा हूं, तो कितना हो गया 13 सेकेंड, 13 सेकेंड में ये बाहर निकल जाएगा भाई। यहां से चल के यहां तक पहुंचने में से 13 सेकंड लगेंगे, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में उसे केवल 2 सेकंड लगेंगे। 11 सेकंड पे यहां पे था, 13 सेकंड पे यहां पे था, तो यहां से यहां तक 2 सेकंड लगे। तो जब यहां पे जब था 11 सेकंड पे, तो उससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा था, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर है, तो इतना कर रहा था 0.04 वेबर। और जब 13 सेकंड पे आ जाएगा तो बिल्कुल भी पूरा मैग्नेटिक फील्ड से ही बाहर आ गया, तो B 0 हो गया, थायरा B कॉस्ट B 0 रखेंगे तो फ्लक्स 0 नहीं हो जाएगा। तो यहां पर पहुंचा तो फिर 5 2 कितना हो गया, अगेन 0 हो गया। कुछ समझ में आया। अब फ्लक्स टाइम ग्राफ पूछ रहा है आपसे, तो देखो फ्लक्स टाइम ग्राफ बनाए पहला, तो सबसे पहले हमें ऐसे बनाना है, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ऐसे, यहां पे लिखें कि ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3, ये 4, और पास बनाने चाहिए 5 6 13 सेकंड तक बनाने ना हमें, तो और पास बनाने चाहिए बेटा, 1 सेकंड 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 सेकंड लास्ट है ना हमारे पास। उसके बाद बनाना तो 14 सेकंड, ये सेकंड में है, टाइम है बेटा, ये सेकंड में, और ये फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स डे 1 में। ठीक है, तो देखो 0 सेकंड से 3 सेकंड तक फ्लक्स 0 था, फ्लक्स 0 था। 0 से 3 सेकंड तक तो फ्लक्स 0 है, बढ़ेगा नहीं। ये वाली लाइन डार्क कर देंगे 3 सेकंड तक। 3 सेकंड में फ्लक्स 0 है, लेकिन 3 से 5 सेकंड पे गए, 3 से 5 सेकंड, तो 3 से 5 सेकंड फ्लक्स क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, धीरे धीरे तो एंटर कर रहा होगा। यहां से यहां तक 5 सेकंड हो गया, तो जैसे जैसे एंटर कर रहा होगा बढ़ रहा होगा, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा होगा, है ना। रेट बढ़ेगा, धीरे धीरे इतना एंटर किया, पहले इतना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया, फिर इतना एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फिर पूरा एंटर कर गया, तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा होगा। कितना हो जाएगा, पूरा बढ़ के इतना हो जाएगा, कितने, 3 से 5 सेकंड तक। मान लो ये फ्लक्स हो गया 0.004 वेबर फ्लक्स है ना, तो यहां पे 3 से 5 तक, 3 से 5 तक बढ़ेगा। देखो ये बढ़ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रेट से। ग्राफ हमने ये बनाया है, यहाँ पे 0, फिर ये बनाया ग्राफ, बढ़ेगा 3 से 5 सेकंड तक बढ़ा, फिर 5 से पे इतना ही रहा, और 11 सेकंड तक कांस्टेंट रहा। इतना फ्लक्स 5 सेकंड पे 0.004 और 11 सेकंड में 0.004, तो 11 सेकंड तक फ्लक्स कांस्टेंट रहा 0.004, 11 सेकंड तक। देखो फ्लक्स कांस्टेंट कर दिया मैंने, फ्लक्स कांस्टेंट कर दिया। फ्लक्स ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, अगर आप देखना चाहते हो ना, तो फ्लक्स कांस्टेंट कर दिया 11 से 13 सेकंड तक। 11 पे तो 0.004 सेकंड था, और 13 सेकंड पे जाके 0 हो गया। तो फ्लक्स जैसे ये बाहर निकलना शुरू होगा, तो कांस्टेंट रेट से, ये स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का है, तो कांस्टेंट रेट से फ्लक्स घटेगा, तो कांस्टेंट रेट से फ्लक्स घटा दो, घट के 13 सेकंड पे 0 कर दो। देखो 13 सेकंड पे जाके 0 कर दिया फ्लक्स। तो ग्राफ बना दिया फ्लक्स और टाइम के बिटवीन। ठीक है, फ्लक्स और टाइम के बिटवीन मैंने ग्राफ बना दिया। समझ में आया आपको? चलो अब ग्राफ पूछ रहा है इंड्यूज और टाइम, इंड्यूज ईएमएफ और टाइम के बिटवीन। तो देखो इंड्यूज ईएमएफ और टाइम के बिटवीन ग्राफ बनाए, है ना। अब इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, केवल इसकी जरूरत है, इसकी, इस पर ध्यान देना बेटा। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं, जगह नहीं है मेरे पास। तो अब ग्राफ पूछ रहा है हमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बिटवीन। तो फिर दोबारा से हम ऐसे बना लें, ये टी है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये 1 सेकंड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, दूर कर दिया यार, चलो कोई बात नहीं, ये 3 है। ठीक है, ये 12, ये टाइम। तो एक बार बताओ, यहाँ पर फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, 0। यहाँ पर फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, फ्लक्स ही लिंक नहीं कर रहा, तो इंड्यूस कितना रहेगा, 0, है ना। तो 0 से 3 सेकंड तो इंड्यूस 0। अरे फ्लक्स ही लिंक नहीं कर रहा, इंड्यूस क्या होता है, -k डेल्टा फाई ओवर टी। ये कौन सा टाइम इंटरवल जानते हैं, माइनस का क्या लिखते हैं, φ2 - φ1 ओवर टी। ये टी कौन सा है, φ1 से φ2 तक होने में कितना टाइम लगा, फ्लक्स को φ1 से φ2 तक होने में कितना टाइम लगा। समझ में, टी कौन सा समझ में आया। ठीक है, तो φ2 कितना है, 0, φ1 कितना है, 0, तो ये 0 और ये भी 0, और टी कितना है, 0 से 3 सेकंड। तो कितना टाइम लग रहा है इसको यहां से यहां तक होने में, 3 सेकंड, तो 3 सेकंड लिख दो, तो 3, तो फ्लक्स इंड्यूस कितना, 0। समझ में आया। तो इसीलिए इंड्यूस 0 रहेगा 3 सेकंड तक। फिर 3 से 5 सेकंड देखो फ्लक्स 0 है पहले, फिर आ गया, तो इंड्यूस लिखे देखो माइनस का φ2 - k φ1 ओवर टी। कौन से सेकंड में लिख रहे हैं, 3 सेकंड टू 5 सेकंड के ड्यूरिंग टाइम इंटरवल में, है ना। मैं मिटाते चले जाऊंगा साथ ही साथ। φ2 की वैल्यू 0.004 φ2 माइनस φ1 की वैल्यू 0, और टाइम कितना लगा, 3 से 5 सेकंड, तो कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। इस यहाँ पर 3 सेकंड है या 5 सेकंड, तो कितना टाइम इंटरवल है दोनों के बीच में, 2 सेकंड। तो माइनस का 0.002 इतना, माइनस में आया प्लस में आया, माइनस में, तो इसीलिए इसको नीचे ले जाएं, ये ई नेगेटिव में भाई,
तो ये मान लेते हैं यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ कितना है, इंड्यूस ईएमएफ कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस का 0.002 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 0.002 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ है। लेकिन कितने टाइम इंटरवल के बिटवीन है ये, 3 सेकंड और 5 सेकंड के बिटवीन, 3 और 5 सेकंड के बिटवीन। तो ये देखो 3 और 5 सेकंड के बिटवीन ये रहा इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ। पहले ये डार्क करेंगे फिर ये डार्क कर देंगे। नेगेटिव क्यों दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर हम चले गए 5 सेकंड से 11 सेकंड के बिटवीन, फ्लक्स 0.044 तो देखो फिर दोबारा से वैल्यू पुट करें, माइनस के 5 की वैल्यू 0.004 माइनस 5 की वैल्यू 0.004 डिवाइडेड बाई कितना टाइम, 11 में से 5 गए तो 6 सेकंड। लेकिन ये कट के 0 नहीं जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0, तो इंड्यूस डेवलप ही नहीं हो रहा। तो कितने टाइम इंटरवल में इंड्यूस डेवलप नहीं हो रहा, 5 से 11 सेकंड के बिटवीन इंड्यूस डेवलप नहीं हो रहा। समझ में आया बेटा? तो 5 से 11 के बीच में इंड्यूस डेवलप नहीं हो रहा, तो 0 रहेगा 11 तक के बीच में, यहां 0 रहेगा ऐसे। और 11 से 13 सेकंड पर तक चले तो E बराबर माइनस के φ2 माइनस के φ1 ओवर t, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल कितना है 0.004 माइनस का φ2 कितना है 0, तो ये 0 है, और ये 0.004 डिवाइडेड बाई कितने सेकंड लगा, 11 से 13 2 सेकंड लगे। लेकिन इस माइनस से ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा भाई, और 2 से कट गया कितनी बार 0.002 नहीं आया। तो अब प्लस का ईएमएफ आ रहा है, कैसा आ रहा है प्लस का, 11 से 13 सेकंड में ईएमएफ है, और प्लस के 0.02, तो ये माइनस का तो नीचे की तरफ कर दिया, ऊपर की तरफ जितना गैप ये ऑरिजिन से उतना ही ऊपर की तरफ बनाना 0.002 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ, और 11 से 13 सेकंड के बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ रहेगा। ये डार्क करेंगे, ये डैश करेंगे। तो ग्राफ क्या हुआ समझ में आया, ये डार्क फिर ये डार्क फिर ये डार्क और फिर ये डार्क। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बिटवीन ग्राफ बन गया। समझ में आया आपको ये, यहां तक क्लियर? ऐसे ही आप इंड्यूस्ड करंट के बीच में बना सकते हो। किसके बीच में बना सकते हो, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, और इजी है, 0 से 3 सेकंड के लिए, 0 से 3 सेकंड के लिए करंट निकाले तो E ओवर आर। रेजिस्टेंस दे रखा है इसमें, कॉइल का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन था, मैंने भी लिखा था कोने पे साइड में 0.1 ओम, कॉइल का रेजिस्टेंस 0.1 ओम था। तो ईएमएफ कितना था 0 से 3 सेकंड तक, 0 से 3 सेकंड तक ईएमएफ 0 है। इस डायग्राम में देख लो आप, वैल्यू तो मैंने मिटा दी, 0/0.1, तो करंट कितना 0। तो इंड्यूस करंट का ग्राफ बनाएंगे तो इसी इंड्यूस करंट का ग्राफ बनाने के लिए तो इसी में बना देता हूं, है ना, इसी में। अब यहां करंट लिख देना भाई, समझ में आपको? तो ये 0 ही रहेगा, ये वाला ग्राफ रहेगा यहाँ पे ऐसे। और 3 सेकंड से 3 सेकंड टू 5 सेकंड के लिए देखेंगे तो ईएमएफ कितना था, 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में ईएमएफ था माइनस में, नेगेटिव में था ना ये वोल्टेज, तो माइनस के 0.002 इतना, और रेजिस्टेंस कितना है 0.1। तो इस पॉइंट को उठाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस के 0.02 एम्पियर करंट हो जाएगी ना। तो अब इसमें करंट का ग्राफ बना रहे हैं, तो अब ये वाला कितना हो जाएगा, करंट का लिख रहे हैं तो करंट लिख देंगे, यहाँ पे करंट है और माइनस में आ रही है, तो यहाँ पे 0.02 एम्पियर करंट लिख देंगे, और यही ग्राफ हो गया। नहीं आया? और 5 से 11 सेकंड तक इंड्यूस ईएमएफ कितना था 0, फिर इंड्यूस ईएमएफ 0 रखेंगे तो करंट कितनी आएगी 0, फिर करंट 0 हो गई। और 11 से 13 सेकंड तक इंड्यूस ईएमएफ कितना था, प्लस का था, 0.002 था, इतना ही तो था प्लस का, और रेजिस्टेंस 0.1, फिर पॉइंट को उठाएंगे तो प्लस का इंड्यूस ईएमएफ करंट हो जाएगी, तो करंट प्लस की हो गई 0.02 एम्पियर। बस करंट लिख देना यहाँ पे और वैल्यू बदल देना, ये वाली वैल्यू भी बदलेगी और ग्राफ यही बन जाएगा अगेन। समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट है, ये जो क्वेश्चन है, एक सर्कुलर ब्रास लूप है जिसकी रेडियस r है, रेजिस्टेंस r है, प्लेस इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना लो ऐसे, है ना, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई बाहर की तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर, और इसमें एक सर्कुलर लूप रखा है जिसकी रेडियस a है। तो इसका एरिया कितना हो गया IA²। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देखो b की वैल्यू दे रखी है कितनी है B0 sin ωt।
दैट मीन्स टाइम चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो टाइम तो बदलता ही रहता है, हमेशा बढ़ता है, और टाइम बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो टाइम, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा अपने यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फ्लक्स में चेंज, लिंक करने वाले लिंक तो कर ही रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। तो पूछ क्या रहा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ये टाइम के साथ वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी ओवर डी टी मैग्नेटिक फील्ड का कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट टर्म है, वी नॉट डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी ओवर डी टी साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी। लेकिन देखो यहाँ टी अकेला है तो कॉस टी, लेकिन इसके साथ क्या है, साइन ओमेगा टी है, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले तो ऐसे कर दो, कॉस ओमेगा टी। एक्स्ट्रा क्या है इसमें, ओमेगा, तो जो एक्स्ट्रा होता है वो आगे आ जाता है। वैसे रीजन कुछ और होता है डिफरेंशिएशन का, तो आप ये समझ ले कि साइन ओमेगा टी का डिफरेंस कर रहे हैं तो कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का द्वारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का 1 और ओमेगा का ओमेगा, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये डीवी ओवर डी टी। सर इससे क्या फायदा हुआ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वैसे तो होता है माइनस के डी फाइव ओवर डी टी, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालने तो हटा देते हैं, तो डी फाइव ओवर डी टी। जानते हैं यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुआ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉज का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुआ है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। ठीक है, दैट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो मैग्नीट्यूड निकाल, हटा दो, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो E इज इक्वल टू कैसे निकालें, फाई बराबर कितना होगा इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर बी ए कॉस 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है, बी की डायरेक्शन भी बाहर, एरिया की डायरेक्शन भी बाहर, तो फाई बराबर बी ए। तो हम लिख सकते हैं डी ओवर डी टी बी ए। एरिया तो उसका कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो एरिया बाहर आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर रह जाएगा, डीवी ओवर डी टी, इसीलिए हमने डीवी ओवर डी टी निकाला था। तो एरिया ऑफ कॉइल कितना है, पाई ए स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल। डीवी ओवर डी टी की वैल्यू ये रही, बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट बराबर क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, बी नॉट ओमेगा पाई ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी ओवर रेजिस्टेंस। ये इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है।